This is Easy Understanding with Home Tuition. Hello everyone, this is Longman Vista Social Sciences. So, I am going to start with History first chapter, that is Introducing History. Here you will learn about history, prehistory and proto-history. What are the sources of history? About the time frame in history, about the geographical features of India. Who am I? Where did I come from? What did I do when I was 3 years old? Our parents or grandparents help us to find answers to all the questions. But if we wanted to know who our ancestors were or how they lived in the past, we will have to study history. अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम बचपन में जब हम 3 साल के थे तब हम क्या करते थे, तो ये इन सारे सवालों के जवाब हम हमारे पेरेंट्स और हमारे जो मम्मी पापा, हमारे दादा दादी हमें बता देते हैं. लेकिन अगर हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, तो इसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है. नाउ स्टडी ऑफ हिस्ट्री. The knowledge gained from the study of history is important to understand both the past and the present. History is not only the study of kings, great men, it also deals with the lives and activities of ordinary people. History tells us about the past settlements, economy, and society. It tells us about the clothes, food of the people, their beliefs, and their faith and their work. अब जो हिस्ट्री है तो वो हमें सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी इंफॉर्मेशन देती है हमारे पास्ट के बारे में. ये सिर्फ हमें राजा रानियों के बारे में ही नहीं बताती है, बल्कि ये हमें ये भी बताती है कि जो ऑर्डिनरी लोग थे, सामान्य लोग थे पुराने समय में, वो किस तरह से रहते थे. उस समय लोग पैसा क्या था, किस तरह के पैसे चलते थे, वहाँ पे लोग किस तरह से रहते थे, उनके कपड़े क्या थे, खाते क्या थे, और किस चीज़ में उनके बिलीफ्स और फेथ थे, किस चीज़ में भरोसा करते थे. तो ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री बताती है. Our modern ways of living did not occur all at once. From the life of a hunter-gatherer, the early men slowly moved towards modern style. The study of history explains how such changes have taken place over a long period of time. History thus tells us how people gradually made discoveries and inventions which led to their development. History helps us to understand our present and mold our future too. अब जो हम इतने मॉडर्न टाइम पे रह रहे हैं, इतनी मशीन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो ये सब पहले से ही नहीं थे या फिर एक पार्ट में नहीं आ गया है. ये चेंजेस एवोल्यूशन के बाद आया है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगा है. ये सब स्टार्टिंग एक हंटर गैदरर, पहले इंसान सिर्फ हंट करता था और खाता था, अर्ली मेंस जैसे कि. उसके बाद धीमे धीमे चेंजेस होने के बाद हम इतनी मॉडर्न लाइफ में आए हैं, नई नई डिस्कवरीज़ हुई, इन्वेंशंस हुई, उसके बाद हम यहाँ पर तक पहुँचे हैं. और हिस्ट्री हमें इन सब चेंजेस के बारे में बताता है. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड for which there is no written records. We rely entirely on archaeology to know about the lives and history of the people living during this period. Archaeologists explore, excavate, and study the remains to understand the history of prehistoric people and civilization. अब prehistory जो है वो समय की बात है जिसकी कोई भी written record हम लोगों के पास नहीं है. और इसके लिए अभी जब कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है तो हमें इसके बारे में पता कैसे है, तो इसके लिए हम लोग आर्कियोलॉजी पे डिपेंड रहते हैं. अब आर्कियोलॉजी वो होता है जिसमें हम लोग पुराने टूल्स, रिमेन्स की हिस्ट्री के जो रिमेन्स हैं उन सब की जो स्टडी करते हैं उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं. तो उसकी जो स्टडी होती है उसकी मदद से हम लोग इस सब के बारे में जानते हैं, प्री हिस्ट्री के बारे में. जो आर्कियोलॉजी की स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं. ये लोग जगह जगह घूमते हैं और एक्सकेवेट का मतलब है टेक आउट दैट हैज़ बीन बरीड इन द ग्राउंड. ये लोग ज़मीन खोदते हैं जिसमें इनको पुराने समय के सामान, टूल्स वगैरह मिलते हैं,
उसकी ये लोग स्टडी करते हैं और उसको समझते हैं, तब हमें उस समय के लोगों के बारे में, उनके सिविलाइजेशन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में पता चलता है। प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इज अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री and the beginning of recorded history. We do find some written records of this period, but they are few and yet to be deciphered. For example, the history of Indus Valley civilization falls under this period. We have not been able to decipher the script of this period. अब जो प्रोटो हिस्ट्री है, ये जो प्री हिस्ट्री है जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं, और जो हिस्ट्री है जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, उसके बीच का समय है ये प्रोटो हिस्ट्री। तो इसके हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स नहीं हैं, पर हमारे पास इसके थोड़े से रिकॉर्ड्स हैं जिनको अभी भी हमें समझना बचा है। ये टू बी डिसिफर्ड। डिसिफर्ड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, इनको भी अभी समझना बाकी है। इनके एविडेंसेस हैं पर हम इन्हें अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जैसे कि हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इस पीरियड के अंदर आता है और इसके हम लोगों को इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट्स वगैरह पाई गई हैं, लेकिन अभी भी लोग इसे समझ नहीं पाए हैं। अब आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। मेनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑन रॉक्स, क्लेस, बार्ड्स ऑफ द बर्च एक्सेट्रा। दे प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पीरियड। अब जो हिस्ट्री है, जो पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है हमारे पास्ट में, उन सबका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ये। अब यहाँ से हिस्ट्री रिकॉर्ड होना शुरू हो गई थी और इसके एविडेंसेस हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? हमें रॉक्स में मिलते हैं, बार्ड्स मिलते हैं, बार्ड्स का मतलब होता है छाल, और बर्च। बर्च होता है एक ट्री का है, ट्री का नाम है बर्च, और ये हमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पुराने समय की। अब आते हैं, अब ये जो हिस्ट्री है, इसके जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें इस हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं? हिस्ट्री इन आवर क्वेस्ट टू नो हिस्ट्री वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स। दीज रिकॉर्ड्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इन आवर क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है एक्ट ऑफ सीकिंग इफ़ वी वॉन्ट टू नो, मतलब कि जानना। तो अगर हम हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें रिकॉर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा, और जो इसके रिकॉर्ड्स हैं पुराने समय के, उनको कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। It is the task of the historians and archaeologists to explore and understand the past using various sources. They follow clues and traces left by people in the past. The sources of a period can include fossil remains, bones, remains of settlements, monuments, utensils, and pottery. Pottery, tools and implements, literature and written records, paintings, inscriptions, and edicts, and coins. Broadly, we can divide the sources of history into two groups, archaeological and literary. अब जो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, उनको ढूंढने का काम, उनको ढूंढ के निकालने का काम, उनकी पढ़ाई करने का काम, उनको समझने का काम, ये हिस्टोरियंस का होता है और आर्कियोलॉजिस्ट का होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो पुराने समय के एशियंट के जो रिमेन्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ साइट्स होती हैं, टूल्स होते हैं, उन सब की जो स्टडी करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये लोग क्लूज ढूंढते हैं, एविडेंसेस ढूंढते हैं, जो कि पुराने समय की बची कुछ चीज़ें होती हैं, उन सबको समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स मिले इनको, कहीं रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट्स मिले, मॉन्यूमेंट्स मिले, उन सबको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। बर्तन मिले, पॉटरी मिली, तो सबसे ये उस समय के रहन सहन का अंदाज़ा लगाते हैं और सबको बताते हैं। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इनटू टू ग्रुप्स, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। अब जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी। Archaeological sources. The archaeological sources include fossil remains, artifacts, tools, implements, edicts, and inscriptions, monuments, coins, etc. Archaeologists use them to reconstruct the past.
Artifacts include man-made objects such as pottery, tools, jewelry, steel and toys, seals and toys. Let us briefly understand each of these. अब ये आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं, अब ये क्या होते हैं, इनमें क्या क्या आते हैं? फॉसिल रिमेन्स आते हैं, आर्टिफैक्ट्स आते हैं, टूल्स आते हैं, इम्प्लीमेंट्स. अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स क्या होता है? अ पीस ऑफ इक्विपमेंट. इम्प्लीमेंट पुराने मतलब जो भी कोई टूल होते हैं उस समय के, उन सब के जो टुकड़े होते हैं उनको इम्प्लीमेंट्स कहते हैं. और जो एडिक्ट होते हैं उसको ऑर्डर कहते हैं, और ऑफिशियल स्टेटमेंट इशूड बाय द अथॉरिटी उसको एडिक्ट्स कहते हैं. और जो इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, ये सब हैं, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं. इसमें मैनमेड ऑब्जेक्ट्स आते हैं, सारे मैनमेड ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, जैसे कि पॉटरी है, टूल्स हैं, ज्वेलरी है, सील्स हैं, टॉयज़ हैं, ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है? फॉसिल रिमेन्स. Fossils are basically imprints of plants, animals, or humans preserved in rocks. These have been buried for millions of years. These imprints are usually made from hard body parts such as bones or skulls, which leave a permanent mark on the rock. Fossils are the main source of information on the species that have become extinct, for example, dinosaurs. अब जो फॉसिल्स हैं वो इम्प्रिंट्स हैं. इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप या निशान. जो पौधे और जो जानवर हैं उनका जो छाप पड़ जाती है पत्थरों में, उनको कहते हैं फॉसिल्स. और ये कब होता है? जब प्लांट और एनिमल दब जाते हैं, और ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है. अगर हम सोचें कि ये 5-6 साल में हो जाते हैं तो नहीं, इसके लिए हम मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. और ये ज़्यादातर जो निशान छूटते हैं वो बॉडी के हार्ड पार्ट के होते हैं, जैसे कि बोन हो गई, स्कल हो गया. और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, और जो हमें जो स्पीशीज़ जो थी, जो पुराने समय में थी और जो आज नहीं हैं, उनके बारे में बताते हैं. जैसे कि डायनासोर्स के बारे में हमको फॉसिल्स की मदद से ही पता चला है. ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे फॉसिल्स हैं. ये फ़िश का फॉसिल है और ये स्कॉर्पियो का फॉसिल है. मॉन्यूमेंट्स. अब मॉन्यूमेंट्स सेकेंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स है. मॉन्यूमेंट्स आर एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स सच एज टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम, पैलेसेस एंड फोर्ट्स. They throw light on the social, religious and cultural life of the people of the age when they were built, rebuilt, repaired or altered. They also give an insight to architecture style prevalent during that period. अब जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, अब मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? जो पुराने समय में लोग बड़ी बड़ी चीज़ें बनवाते थे, जैसे कि ताजमहल एक मॉन्यूमेंट है, रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट है, ये सब मॉन्यूमेंट्स में आते हैं. और ये एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, पुराने समय की बिल्डिंग हैं, और इनके ये मॉन्यूमेंट्स में टेम्पल्स भी आते हैं, मॉस्क भी आते हैं. और टॉम का मतलब होता है अ ग्रेव बिल्ट ऑफ स्टोन अंडर और अबव द ग्राउंड, जिसे हम लोग गुम्बद भी कहते हैं. और जो पैलेसेस होते हैं, फोर्ट्स होते हैं, ये सब मॉन्यूमेंट्स में आते हैं. और ये हमें क्या बताते हैं? ये उस समय के कल्चरल लाइफ बताते हैं, लोग कैसे रहते थे. और ये हमें ये भी बताते हैं कि किस समय पे जो मॉन्यूमेंट है वो बना है, फिर उसको रीबिल्ड कब हुआ है, उसको रिपेयर कब किया गया है, और उस समय की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी, उस समय की जो बनावट थी, किस तरह से चीज़ों को बनाया जाता था, ये भी हमें मॉन्यूमेंट्स बताते हैं. हर समय की आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग अलग होती है. जैसे कि मुग़ल टाइम की आप देखेंगे आर्किटेक्चरल स्टाइल वो एकदम अलग है, और राजपूत्स की जो आप फोर्ट्स वगैरह देखेंगे उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल एकदम अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट. द स्तूपा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट ऑफ ब्रिक ड्यूरिंग अशोका's टाइम. It was expanded and made of stones during the Sangha period. An inscription on the southern gate of stupa informs us that the gate was donated by King Satkarini. The northern gate and the panels depict stories from Jatakas. अब जो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है वो एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है. वो हमें ये बताता है कि जो ये
स्तूपा है वो अशोका के टाइम का बना हुआ है और जो उसको बनाया गया है और उसको फिर से बढ़ाया गया था संगा के समय में। और उसके जो साउथ गेट है वो हमें ये बताता है कि उसे किंग सत्कादीन ने डोनेट करा था। और जो नॉर्थ गेट है वो जटाकास की स्टोरी बताता है। आर्ट फैक्ट्स। अब आर्ट फैक्ट्स क्या हैं? आर्ट फैक्ट्स मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सच एज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ऑर्नामेंट्स and pottery have been found in various archaeological findings. They tell us about kind of life people lived, their occupations and their social setup. अब जो आर्ट फैक्ट्स होते हैं वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि टूल्स, इम्प्लीमेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है, इक्विपमेंट्स के बचे हुए टुकड़े, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी, पॉटरी, ये सब पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स में पाए गए हैं। और ये हमें बताते हैं कि लोग कैसे रहे, वहाँ का लोग ऑक्यूपेशन मतलब वहाँ पे लोग काम क्या करते थे और कैसे रहते थे। इंस्क्रिप्शंस आर द रिटन रिकॉर्ड्स engraved on stones, pillars, clay or copper tablets, caves and walls of temples and monuments. They are reliable sources of information about the history of any period. They provide us the name of the kings, the administration of the kingdom, some important events, the extent of the kingdom, etc. The Ashoka inscriptions and the Allahabad pillar inscription tell us a great deal about the region of Ashoka and Samudgupta. अब जो इंस्क्रिप्शन होते हैं ये रिटन रिकॉर्ड होते हैं। अब इनग्रेव्ड का मतलब होता है गड़े हुए, गाड़ के जो चीज़ों को लिखा जाता था खदोद के। तो जो स्टोन्स पे, पिलर्स पे पुराने समय में लिखा जाता था उनको इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। आप लोग देखेंगे कि मंदिरों पे लिखा रहता है, पिलर्स पे लिखा रहता है, गुफाओं में लिखा रहता है और मॉन्यूमेंट्स में भी जो लिखा रहता है वो इनग्रेव करके लिखा जाता है और उन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और ये जो राजा था, जो मॉन्यूमेंट बना है उसके उस समय के बारे में बताता है, उस राजा के बारे में बताता है, उसके किंगडम के बारे में बताता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और फॉर एग्जांपल अशोका इंस्क्रिप्शन एंड इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन टेल अस अ ग्रेट डील। अब जो अशोका इंस्क्रिप्शन है जो और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो हमें अशोका और समुद्रगुप्त के पीरियड के बारे में बताता है। डिड यू नो द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मौर्य किंग अशोका आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया। जो मौर्य किंग अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सबसे पुराने हैं इंस्क्रिप्शंस हैं इंडिया में। कॉइन्स help us to understand the economic condition of a kingdom. They help us to ascertain the territorial extent and region of the ruler. Sometimes they also provide valuable personal information about the ruler, such as their religion. For example, Samudragupta's coin tell us that he was a good veena player. अब जो सिक्के, कॉइन्स मतलब होता है सिक्के, हमें ये बताते हैं उस समय की पैसे की कंडीशन कैसी थी हमारे देश में। एक राजा के राज्य में पैसे की कंडीशन कैसी थी, अमीर राज्य था, गरीब राज्य था, ये हमें दे हेल्प अस टू एसर्टेन का मतलब होता है मेक श्योर और विजन का मतलब होता है छा जाना, कि जो एक राजा था वो कितना सफल हुआ, कितना आगे गया, ये सब बताता है। और जो कॉइन्स होते हैं वो हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे कि जो समुद्रगुप्त का कॉइन है वो हमें ये बताते हैं कि वो वीणा बहुत अच्छा बजाता था। वीणा एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। लिटरेरी सोर्सेज, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी इनटू विच आवर सोर्सेज आर डिवाइडेड। मैन्यूस्क्रिप्ट, द अर्ली लिटरेरी रिकॉर्ड्स वर हैंड रिटन, they are called manuscripts. Manuscripts were written on palm leaf, bark of birch trees and later on paper. Over the years, many of these manuscripts got destroyed. Some of them are still preserved in temples, monarchies, archives. They throw light on the social and economic life, religious beliefs, practice and cultures of the past. अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो बहुत पुराने लिटरेरी रिकॉर्ड हैं और ये हाथ से लिखे हुए होते हैं।
जो पुराने समय के लिटरेरी रिकॉर्ड जो हाथ से लिखे हुए होते हैं उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और इनको पाम की पत्तियों में लिखा जाता था, बर्च ट्री की बार्क मतलब कि छाल में लिखा जाता था, और बाद में इसे पेपर में लिखा जाने लगा। अब जो बहुत से जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इतने समय में, और कुछ अभी भी सुरक्षित रखे हैं टेम्पल्स में, मोनार्कीज़ में और मोनेस्ट्रीज़ क्या होता है? अ बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव्ड एज कम्युनिटी। और आर्चीव्स क्या होता है? हिस्टोरिकल फैमिलीज़, जो पुराने समय की जो फैमिलीज़ हैं जो आज भी हैं उनके पास ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स आज भी संभाल के रखी हुई हैं। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट हमें पुराने समय की लाइफ, बिलीफ, कल्चर वहाँ का सब के बारे में बताता है। लैंग्वेज। The language of ancient India literature depended on the region where it was written. Some of the languages included Prakrit, Pali, Sanskrit or Tamil. For example, the Mahabharata and Ramayana were written in Sanskrit because they were authored in the northern part of India, where Sanskrit happened to be the main language. On the other hand, Silapadikaram and Manimekali were written in Tamil since they were written in Tamil speaking areas of South India. अब जो लैंग्वेज है वो हमारे इंडिया में बहुत डिपेंड करती है। जो भी चीज़ जिस रीजन पे लिखी जाती थी उसी की लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखा जाता था। जैसे कि यहाँ पे बहुत सी लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्राकृत, पाली, संस्कृत, तमिल। जैसे कि महाभारत और रामायण ये नॉर्थ में लिखी गई थी, इसीलिए ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है। और जो सिलापल्लीकरम है और यहाँ पे मणिमेकाली है, ये सब तमिल में लिखी गई हैं क्योंकि इन सब के जो ऑथर थे वो तमिल स्पीकिंग एरियाज़ के थे, इसीलिए ये तमिल में लिखी गई हैं। साउथ इंडिया के साइड ये सब लिखा गया है। अब ये देखिए, ये मैन्यूस्क्रिप्ट के एग्जाम्पल है। इस तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी पाम लीव्स में, और जो बार्क होती थी ट्री की, और पेपर में इस तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था। Religious and non-religious literature. The literary sources belonging to ancient India can also be divided into religious and non-religious or secular literature. अब जो लिटरेरी सोर्सेज थे उसका थर्ड पार्ट है रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। और अब इनको भी दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, religious or non-religious. Religious literature. The Vedas and the Purans contain detail of rituals, prayers and religious practices of the ancient past. They are classified as sacred or religious literary sources. Sacred का मतलब होता है पवित्र। जो वेदास हैं, पुरान्स हैं, उनमें जो हमारे रीति रिवाज, हमारी पूजा करने का तरीका, हमारे धर्म के बारे में जो बताया गया है पुराने समय के, उन सबको रिलीजियस लिटरेरी सोर्स और सैक्रेड रिलीजियस लिटरेरी सोर्स में क्लासीफाई किया गया है। अब नॉन रिलीजियस लिटरेचर, द हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड बायोग्राफीज रिटन बाय पोएट्स एंड फॉरेन ट्रैवलर फ्रॉम पार्ट ऑफ नॉन रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर. They were written to record events, rules of the contemporary society and administrative regulations. Kautilya Arthashastra account of foreign travelers such as Indica was written by Greek ambassador Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya, and the writing of Chinese traveler Fayan and Huingsang are considered as secular literature. They describe the political, social and economic life of the certain period. अब जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर होती है ये ट्रैवलर्स लिखते हैं, पोएट्स ने लिखी हुई है, ये लोग बायोग्राफीज़ लिखते हैं, जो खुद का अनुभव लिखते हैं लोग उसको बायोग्राफीज़ कहते हैं। इसमें कोई रिलीजियस चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि पुराने समय में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, फॉरेन ट्रैवलर इंडिका जो कि ग्रीक के एम्बेसडर मेगास्थनीज ने लिखी है, चाइनीज़ ट्रैवलर फायांग ने जो भी अपना एक्सपीरियंस लिखा है उसको नॉन रिलीजियस सोर्सेज में डाला गया है। अब टाइम फ्रेम,
BCE and CE. Historical events are classified according to time in the form of BCE and CE. The abbreviation BC stands for Before Common Era. It refers to the time period in history before the birth of Christ. CE stands for Common Era. It refers to the period in the history after the birth of Christ. अब जो टाइम है हिस्ट्री में पुराने समय को, जैसे आज हम लोग AM PM में ईयर्स में टाइम को क्लासीफाई करते हैं, वैसे ही पुराने समय को BCE और CE में क्लासीफाई किया जाता था. अब BCE कौन सा समय था, इसका फुल फॉर्म क्या है? BCE का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा. और ये कौन सा समय था? जब क्राइस्ट का बर्थ नहीं हुआ था. जीसस क्राइस्ट का मतलब है यहाँ पे. और CE क्या है? CE का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन एरा. और ये वो समय है जब क्राइस्ट का बर्थ हो चुका था. उनके बर्थ के बाद के समय के बारे में इसमें बताया गया है. Historians arrange the events of the history in sequence according to the time when it took place. This is called chronology. These historical events are graphically represented in timeline. अब जो historians हैं, वो जो भी इवेंट्स होते थे, जो कुछ भी पुराने समय में होता था, वो सीक्वेंस से वो अरेंज करते हैं. ये उनका टाइम है. और जो भी इवेंट्स हैं उनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करने का जो वर्क होता है, उसका प्रोसेस होता है, उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं. और ये सब लोग जो भी हिस्टोरियंस होते थे, जितने भी पास्ट इवेंट्स होते थे, वो टाइम लाइन में इनको कैटेगराइज करते थे. जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क. The history of India has been greatly influenced by its geographical or physical features. In fact, history without geography is incomplete. If history provides time, then geography provides space. Soil type, rainfall, climate, vegetation, and environment greatly influence the evolution of human culture and their way of life. Himalayas in the north protect the country from invaders. The long coastline of peninsular India encouraged foreign trade and many kingdoms flourished in North Plains. अब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ जोग्राफी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें फ़िज़िकल फीचर्स को बताती है, हमें इंडिया के फ़िज़िकल फीचर को बताती है. हिस्ट्री हमें टाइम के बारे में तो बता देता है, लेकिन जो जोग्राफी है वो हमें उस समय की जगह के बारे में बताती है, स्पेस. और उस स्पेस में, उस जगह में सॉइल कैसी थी, रेनफॉल कैसी थी, क्लाइमेट कैसा था, वहाँ का वेजिटेशन कैसा था, लोग क्या उगाते थे, क्या खाते थे, वहाँ किस तरह के पेड़ थे. ये सब चीज़ें हमें ज्योग्राफी की मदद से ही पता चलती हैं. जैसे कि जो हिमालयास हैं नॉर्दर्न प्लेन में, वो हमारी नॉर्थ साइड से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम इन्वेडर्स. इन्वेडर्स होता है घुसपैठिया. घुसपैठिए से हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. और जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पेनिनसुला की, ये आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है ये पेनिनसुला होता है. पेनिनसुला क्या होता है? जो कि 3 साइड से समुद्र से घिरा होता है. ये आप देख रहे हैं, हमारी इंडियन पेनिनसुला 3 साइड से समुद्र से घिरी हुई है. तो जो हमारी इंडियन पेनिनसुला है वो हमारी कंट्री के ट्रेड में बहुत मदद करती है, क्योंकि पुराने समय में ज़्यादातर ट्रेडर्स जो इंडिया में आते थे वो सी रूट से ही आते थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का ट्रेड फ्लरिश हुआ और हमारी किंगडम्स आगे बढ़े. The exercise and question answer of this chapter is available in part 2 of this video. If you like the video, then like, share, comment and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.